सफर में भीड़ तो होगी तू चल सकता है तो चल। सफर में भीड़ तो होगी तू चल सकता है तो चल। सभी हैं इस भीड़ में शामिल। तू चीर के निकल सकता है तो चल। तू चीर के निकल सकता है तो चल। जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी? मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। आशा करता हूँ आप सब लोग गंभीर रूप से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके सामने बहुत ही जल्द आरपीएससी जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2024 का एग्ज़ाम्स जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला पेपर हैं वह उसका परीक्षा समय सारणी आपके सामने जारी हो चुकी है, जिसके एग्ज़ाम 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक उसकी परीक्षाएं चलेगी। कुछ साथियों के 28 दिसंबर को हैं, कुछ के 29 दिसंबर को पेपर हैं। इस प्रकार से आप सब लोगों ने अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार समय सारणी देख ली होगी और सब लोग अपनी तैयारी के लिए तैयार हो रहे होंगे। जैसे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके 29 को तो जीके का फर्स्ट पेपर है और 31 को सब्जेक्ट का अर्थात इंग्लिश का एग्ज़ाम है, और जो संस्कृत हैं उनके शायद 29 को हैं। इस प्रकार से आप लोगों के लिए जो परीक्षा की समय सारणी जारी हो चुकी है, बहुत जल्दी 2-5 दिन बाद आपके प्रवेश पत्र भी आ जाएंगे। आशा करता हूँ आप जो अंतिम समय में अपनी तैयारी के जो कुछ आयाम शेष रहे हैं बाकी हो उनको ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने मस्तिष्क में बिठा रहे होंगे। तो मैं उन्हीं में आप लोगों की सहायता करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में बहुत सहयोग करने वाली है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल के क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। क्योंकि जो पॉलिटिकल वाला पार्ट है संविधान में से लगभग आपके एग्जाम्स में 22 या 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 25 टॉपिक आपके सिलेबस में है। संविधान और साइकोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो संविधान को सभी को शामिल करते हुए मैं क्लास लाया हूँ। जो भाई बहन और दोस्त जो चैनल पर नए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को पसंद करो, लाइक करो, शेयर करो। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। शेयर करके आ जाओ अपने दोस्तों को जल्दी से। देखिए साथियों, मैंने आपके सामने विश्व के भूगोल से बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है, क्योंकि महाद्वीप और महासागर वाला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में है। देखा जाए तो विश्व की ज्योग्राफी के आपके 6 टॉपिक है, इनसे लगभग 4 या 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो महाद्वीप और महासागर को एक बार अच्छे से समझने के बाद आसान टॉपिक की कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अब जो आपके जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों को नाम आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस से, जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में अवरोही क्रम में आप लोगों को याद होना चाहिए। और 7 विश्व सभी महाद्वीपों के सबसे बड़े देश, सबसे छोटे देशों का आपको नाम याद होना चाहिए। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है मिस्र, अल्जीरिया, लागोस, केप टाउन। दोस्तों अल्जीरिया है जो कि आपके सामने अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और कालाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। कालाहारी मरुस्थल अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप से, इसी महाद्वीप से तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जिसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पूछने लायक है, सेकंड ग्रेड में छपेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रजामंडल वाले टॉपिक से, राजस्थान के इतिहास में आपके जो टॉपिक दे रखा है प्रजामंडल, बहुत शानदार टॉपिक है। छोटा तो नहीं कह सकते, बड़ा टॉपिक है, लेकिन आसान टॉपिक है, याद कर लोगे तो समस्या नहीं होगी। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई?
राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल संगठित प्रजामंडल पहला राजनीतिक प्रजामंडल था जो इसकी स्थापना जमनालाल बजाज, कर्पूर चंद्र पाटनी, हीरालाल शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू। कर्पूर चंद्र पाटनी जी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई 1931 में, तो जबकि जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया जमनालाल बजाज, जिसको गांधी जी का पांचवा पुत्र के नाम से जाना जाता है, कांसी के बास कहा जाता है जमनालाल बजाज को। तो 1936 में इनके द्वारा जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कर दिया गया था और राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल 1931 में स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन वापस प्रजामंडल वाले टॉपिक से लिया है मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से वह प्रजामंडल कौन सा है जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर हुई? इस क्वेश्चन को इसी तरीके से भी पूछ सकता है, या फिर इधर प्रजामंडल और इधर स्थापना के जो जगह दे देगा आपको प्लेस के नाम, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसने पूछा है कि राजस्थान के बाहर किस प्रजामंडल की स्थापना हुई है? बीकानेर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल। जो बीकानेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1936 में मग्गाराम वैद्य जी के द्वारा कलकत्ता में की गई है दोस्तों, अर्थात राजस्थान से बाहर स्थापना हुई है बीकानेर प्रजामंडल की। सही ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई? मारवाड़ सेवा संघ, ऑप्शन ए 1918, बी ऑप्शन ए 1919, सी ऑप्शन 1920, डी ऑप्शन 1921। स्टार लगा लेना, क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में छपेगा, क्योंकि एक संघ पूछेगा, चाहे मारवाड़ सेवा संघ या राजस्थान सेवा संघ, हरिजन सेवा संघ, बहुत सारे संघ हैं जो कि किसान आंदोलन और प्रजामंडल के दौरान गठित हुए थे। तो मारवाड़ सेवा संघ का स्थापना पूछी है इसने, तो 1920 में हुई थी जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास जी के द्वारा जोधपुर जिले में, कहाँ पर? जोधपुर में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। जबकि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई है, और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1918 में हुई है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1918 में हुई है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष किसे चुना गया? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में 2017-18 में सेकंड ग्रेड वाली भर्ती में पूछा गया है कि मारवाड़ लोक परिषद की अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए भोगीलाल पांड्या, बी ऑप्शन रणछोड़ दास गट्टानी, सी ऑप्शन है अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, डी ऑप्शन जयनारायण व्यास। रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा जो 1918 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई, उसकी अध्यक्षता रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा की गई, जबकि ये अन्य सदस्य अचलेश्वर प्रसाद भी उसी में शामिल थे दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? महाद्वीप से एक क्वेश्चन पक्का है पूछा जाना है, स्टार लगा लो, मोस्ट लगा लेना। श्वेत महाद्वीप की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन ए है एशिया, बी ऑप्शन अंटार्कटिका, सी है यूरोप, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, श्वेत महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, भारत का चाय उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग की बात की जा रही है कि इंडिया चाय उत्पादन में कौन से स्थान पर आता है। ऑप्शन ए तृतीय, बी है प्रथम, सी द्वितीय, डी है चतुर्थ। तो प्रथम स्थान की बात करूँ मैं, तो प्रथम स्थान पे तो आता है आपका जो चीन देश है, वह चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, जबकि आपका भारत द्वितीय स्थान पर आता है साथियों। चाय के उत्पादन में विश्व में सेकंड नंबर पर आता है भारत। अगला क्वेश्चन, क्रांति से क्वेश्चन लिया है मैंने।
बादामी क्रांति का संबंध। तो इधर दे देगा आपको क्रांति का नाम और इधर दे दिया संबंध। इस प्रकार से पूछेगा वो। बादामी क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मांस उत्पादन, मसाला उत्पादन। बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो भाग हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा देश है दोस्तों यूरोप देश। डी ऑप्शन सही जवाब। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। अगला क्वेश्चन ये लो दोस्तों, मैंने लिया है जो आपके पॉलिटिकल वाला जो पोर्शन है उससे क्वेश्चन आएंगे 22 से लेकर 25 क्वेश्चन या 23-24 क्वेश्चन हर बार पूछता है पेपर में। आप चाहे पुराने पेपर देख लेना, और पुराने पेपर तो ज़रूर देख लेना, देख लिए होंगे आप लोगों ने, क्योंकि पुराने पेपर का एनालिसिस करने पर अपन को पता लगता है कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो पॉलिटिकल वाले पार्ट से 22 क्वेश्चन मतलब 44 से 50 नंबर का एरिया आपका कंप्लीट हो रहा है केवल और केवल संविधान पढ़ने से। और अगर मैं उसके साथ ऐड कर दूँ साइकोलॉजी तो 40 नंबर और ऐड कर लो दोस्तों, क्योंकि 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के तो पक्के पूछे जाएंगे। तो 85 से लेकर 90 क्वेश्चन का जो आपके वेटेज हैं वो केवल और केवल 2 सब्जेक्ट लेकर घूम रहे हैं, वो हैं साइकोलॉजी और संविधान। तो ये संविधान वाले पोर्शन से मैंने क्वेश्चन लिया है। आरपीएससी का टॉपिक दे रखा है आपको, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों ये। आरपीएससी हो गया और राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, पंचायती राज हो गए। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, आप एक दिन में आराम से 2 टॉपिक निकाल सकते हो। तो इसने पूछ लिया आरपीएससी के बारे में। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष, ये क्वेश्चन करंट में भी गिना जा सकता है और करंट को और आपके सब्जेक्ट को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन सब्जेक्ट में माना जाएगा आपके, क्योंकि सब्जेक्ट वाले पोर्शन से पूछा जाएगा। ऑप्शन दे दिए डी एस तिवारी, बी ऑप्शन कैलाश चंद्र मीणा, सी ऑप्शन एस के घोष, डी ऑप्शन है संजय कुमार श्रोत्रिय। तो ऑप्शन देखना आप, डी एस तिवारी तो सबसे कम कार्यकाल वाले, एस के घोष हैं जो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों, जबकि संजय कुमार क्षेत्रीय कुछ समय पहले आरपीएससी के अध्यक्ष थे। वर्तमान में कैलाश चंद्र मीणा आरपीएससी के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। कैलाश चंद्र मीणा इनसे जस्ट पहले अध्यक्ष थे संजय कुमार क्षेत्रीय। अभी कौन है, कैलाश चंद्र मीणा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है संघ व राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है। तो आरपीएससी होना जरूरी है संघ और राज्यों के लिए। तो आरपीएससी अर्थात सभी राज्य का एक लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन होना जरूरी है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए 317 अनुच्छेद, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 315, सी है अनुच्छेद 207, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 156। यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो आरपीएससी हैं उससे संबंधित अनुच्छेद हैं 315 से लेकर 323 तक। अब देखो आप लोग, आरपीएससी का गठन इसकी बात करता है अनुच्छेद 315 कि संघ व राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए, जबकि अनुच्छेद 317 आरपीएससी के सदस्यों का निलंबन या निरस्त करने की बात करता है, निष्कासित निलंबन करने की बात करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व जैविकता दिवस कब मनाया जाता है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन और पूछ भी सकते हैं, आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है। जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 मार्च,
22 मई, 22 अप्रैल, 28 जनवरी। अब मैं आपको बता दूं, 22 मार्च को तो मनाते हैं दोस्तों जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों अर्थ डे अर्थात पृथ्वी दिवस, और 22 मई को मनाते हैं दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हो गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया, अर्थात मतलब कुछ जो राज्यपाल होते हैं वो समय से पहले त्यागपत्र दे देते हैं या उनको हटा दिया जाता है। तो इनमें से कौन कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है? ऑप्शन है संपूर्णानंद, बी ऑप्शन सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सी है कल्याण सिंह, डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि संपूर्णानंद जी ने भी पूरा किया था, गुरुमुख निहाल सिंह ने पूरा किया, कल्याण सिंह जी ने भी पूरा किया। राजस्थान जब राज्यपाल का पद सृजित हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह जी। यहाँ पर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनमें से नाम में से उसका चयन करना है जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। ऑप्शन सरदार हुकुम सिंह, बी ए बलीराम भगत, सी ऑप्शन शिवराज पाटिल, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। पक्का है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर विश्वास नहीं हो तो पेपर देख लो, उनमें आपको पैटर्न पता लग जाएगा। राज्यपाल आपके टॉपिक के सिलेबस में मेंशन है, तो एक क्वेश्चन तो पक्का है। एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर, या फिर 2 भी पूछ सकता है कभी कभी, लेकिन एक तो पूछेगा ही पूछेगा। छोटे छोटे टॉपिक है, राज्यपाल राष्ट्रपति को भी आप आसानी से याद कर सकते हो। तो राज्यपाल कौन से राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं? इन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ये जो तीनों ही राज्यपाल हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल्चर वाले पोर्शन से मेले एवं त्योहार वाला जो टॉपिक दे रखा है वहाँ से लिया है मैंने। कजली तीज का प्रसिद्ध मेला लगता है, कहाँ पर लगता है कजली तीज का प्रसिद्ध मेला? ऑप्शन है अलवर में, बी ऑप्शन बूंदी में, सी है जयपुर में, डी ऑप्शन है अजमेर में। कजली तीज का मेला लगता है बूंदी में, और मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन। जबकि मैं आपसे पूछूं श्रावणी तीज या छोटी तीज, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्यौहार, छोटी तीज की सवारी निकाली जाती है आपके जयपुर में, और कजली तीज प्रसिद्ध है बूंदी की। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन लोक देवता से लिया है। बाबा रामदेव जी के मेले की शुरुआत होती है, कब से मेला प्रारंभ हो जाता है बाबा रामदेव जी का? ऑप्शन ए भाद्रपद कृष्ण एकादशी, बी ऑप्शन भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, सी है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, डी ऑप्शन चैत्र कृष्ण एकम। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से मेला प्रारंभ होता है। भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ होकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है दोस्तों बाबा रामदेव जी का रुणेचा जैसलमेर में। जो बाबा रामदेव जी के मंदिर में रात्रि जागरण होते हैं उनको जम्मा जागरण कहते हैं। मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। 5 रंगों की जो ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। और जो बाबा रामदेव जी के मंदिर में पद चिन्ह चढ़ाए जाते हैं उनको पगलिया कहा जाता है। ये शब्दावली इम्पोर्टेंट रहती है, बाबा रामदेव जी को लेकर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को इनको ध्यान रखना है। बाबा रामदेव जी की आराधना में कांवड़िया पंथ की महिलाएं नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य कहते हैं उसको, कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल
एकादशी तक बाबा रामदेव जी के मेले का आयोजन होता है रुणेचा जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, देव उठनी एकादशी कब मनाई जाती है? देव उठनी एकादशी अर्थात शादी ब्याह प्रारंभ हो जाते हैं किस दिन से होते हैं? ऑप्शन ए श्रावण शुक्ल एकादशी, बी ऑप्शन भाद्रपद कृष्ण एकादशी, सी है कार्तिक शुक्ल एकादशी, डी है आषाढ़ शुक्ल एकादशी हो। तो दोस्तों साल में 4 महीने देव सोए रहते हैं अर्थात मांगलिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकता। तो 4 महीने के बाद वापस जो देव उठते हैं उसे देव उठनी एकादशी तो अबुझ सावा माना जाता है। इस दिन भी बहुत सारे बाल विवाह होते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को दिवाली के 10-11 दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी, क्योंकि कार्तिक अमावस्या को दिवाली आती है, फिर कार्तिक के अमावस्या के 10 दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती हैं। जबकि देव शयनी एकादशी, देव सोते हैं दोस्तों आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलायत मेला किस जिले में लगता है? कोलायत मेला ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ में, बी ऑप्शन बाड़मेर में, सी ऑप्शन है बीकानेर में, डी ऑप्शन है सिरोही में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बीकानेर में कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में ही है। कोलायत झील यहीं पर स्थित है। कहा जाता है चारण जाति के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं। चारण जाति के लोग। करणी माता का मंदिर भी यहीं स्थित है। करणी माता के मंदिर में जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। कहा जाता है जब माता जी के मंदिर में जाते हैं अगर सफ़ेद चूहों का दर्शन हो जाता है तो शुभ माना जाता है अर्थात अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी किंवदंतियाँ हैं करणी माता जी के मंदिर के बारे में। अगला क्वेश्चन, अब आपके पास ये तो क्वेश्चन का पैटर्न वर्तमान में है। फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेकंड ग्रेड में भी पूछेगा क्योंकि राजस्थान का चित्रकला वाला टॉपिक है कला संस्कृति में। चित्र के नाम देखकर संबंधित शैली का नाम पूछेगा। रागमाला और बारहमासा किस चित्र शैली के प्रमुख चित्र हैं दोस्तों? रागमाला और बारहमासा। ऑप्शन ए मेवाड़ के, बी ऑप्शन मारवाड़ के, सी है कोटा, डी ऑप्शन नाथद्वारा। मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं रागमाला और बारहमासा। मेवाड़ की उपशैलियाँ आपको याद होनी चाहिए, देवगढ़, चावंड, नाथद्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन रागमाला और बारहमासा मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंदन घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया शायद पटवार 2017-18 में और सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। वापस रिपीट होने की संभावना है। मोस्ट वेरी मोस्ट लगा लेना। सेकंड ग्रेड के अलावा वो पूछ सकता है, रीट में भी पूछ सकता है, एलडीसी पटवार किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। कुंदन घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से है? सीकर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, जयपुर किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंदन घटना का संबंध है सीकर किसान आंदोलन से। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है आगी बाण, बी ऑप्शन नवजीवन, सी है प्रजासेवक, डी ऑप्शन है राजस्थान हेराल्ड। ये सभी आपके साथ पास समाचार पत्रों के नाम दे रखे हैं। इनमें से राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा जारी हुआ? आगी बाण। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगी बाण राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। दोस्तों लाइक करो यार, शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। साथियों के साथ शेयर ज़रूर करो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए
डेली क्लास लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लगभग 13-14 दिन शेष हैं और आपको अंतिम समय में, अंतिम पड़ाव में जो सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने चाहिए वह आप लोगों के लिए मैं डेली तैयार करके लाने वाला हूँ। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में बताइए कौन भाई एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट करने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? पत्थर मार होली, होली के अनेक प्रकार हैं। पत्थर मार होली और जैसे देवर भाभी होली, बहुत सारी कोड़ा मार होली। तो यहाँ पर पूछी है उसने पत्थर मार होली। एक होली आपसे भी पूछेगा, पूछी जाएगी, सेकंड ग्रेड में भी पूछी जाएगी। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? सारी होलियाँ आपको याद होनी चाहिए। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भरतपुर की, ब्यावर की, बाड़मेर की और जोधपुर की। पत्थर मार होली दोस्तों, पत्थर मार होली आपके यहाँ पर बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बाड़मेर ऑप्शन में नहीं हो तब ब्यावर देगा। यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। पत्थर मार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है, देवर बाबी होली ब्यावर की प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों RAS प्री 2023, प्री 2023 में और वन रक्षक एग्जाम 2020 में, दोनों भर्ती परीक्षाओं में सेम क्वेश्चन है। हूबहू क्वेश्चन प्री में पूछा गया है। पिछली बार ही पूछा गया था दोस्तों, मैं खुद एग्ज़ाम देने गया था तो प्री में पूछा गया है कि 2023 में प्री वाले पेपर में बोझी लंबरदार का संबंध है किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन ए भरतपुर आंदोलन, बी ऑप्शन मारवाड़ आंदोलन, सी ऑप्शन जयपुर, डी ऑप्शन बीकानेर। बोझी लंबरदार का संबंध है दोस्तों भरतपुर किसान आंदोलन से। उसके बाद इनका जो क्वेश्चन है दोनों एग्जाम में पूछने के बाद लोगों ने, बच्चों ने याद कर लिया। उस टाइम पे बहुत कठिन था, बहुत कम बच्चों के क्वेश्चन सही हुआ था, क्योंकि फेमस नहीं था भरतपुर किसान आंदोलन इतना जितना बिजोलिया बेंगू बरड़ किसान आंदोलन थे। तो जब क्वेश्चन पूछा गया तो अच्छे अच्छे बच्चों को इसका आंसर नहीं आया था। भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित भोजी लंबरदार जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आपके भारत का भूगोल वाला जो पार्ट है उसमें भारत का अपातंत्र एक टॉपिक है, जिसमें आपको अरब सागर की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ पढ़नी हैं। उसमें आपके पास जो नदियाँ हैं उसमें गंगा यमुना का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सब आपको सिंधु नदी का अपवातंत्र ये पढ़नी पड़ेंगे। तो भागीरथी व अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए देवप्रयाग, बी है विष्णु प्रयाग, सी ऑप्शन कर्णप्रयाग, डी ऑप्शन ए नंदप्रयाग। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब मैं पक्का बोल रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो इधर तो आप लोगों को ये प्रयाग देगा और इधर नदियाँ देगा, दो दो की नदियाँ देगा, दो दो नदियाँ कि भागीरथी अलकनंदा बराबर देवप्रयाग और भागीरथी मंदाकिनी विष्णुप्रयाग। और इस प्रकार से आप लोगों से पूछेगा कौन सा असंगत है या कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पक्का इस प्रकार से पूछेगा एग्जाम में, स्टार लगा लेना, लेकिन क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रट के चल जाना दोस्तों, लेकिन गलत नहीं करना, पक्का पूछा जाएगा। फिर बोल रहा हूँ पूछेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभागा मेला किस जिले में लगता है? चंद्रभागा मेला, ऑप्शन है धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, करौली में, झालावाड़ में। चंद्रभागा मेले का आयोजन झालरापाटन झालावाड़ में होता है, जहाँ पर चंद्रभागा नदी भी प्रवाहित होती है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है दोस्तों, भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भूर सिंह शेखावत, बी ऑप्शन सौभाग्यमल गहलोत, सी है गोवर्धन लाल बाबा,
डी ऑप्शन है परमानंद चोयल। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। मैंने आप लोगों से यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि इस प्रकार से क्वेश्चन लिए हैं जो आपके संपूर्ण टॉपिक, सारे टॉपिक के जो आपके सिलेबस में मेंशन है उनको कवर किया जा सके। तो भारत के भूगोल से भी मैंने क्वेश्चन लिए, विश्व के भूगोल से लिए हैं, इतिहास के क्वेश्चन लिए हैं, राजस्थान के भूगोल से लिए, इतिहास कला संस्कृति से लिए। अब ये क्वेश्चन गंगा नदी का उद्गम स्थल बताइए। ऑप्शन है पिंडारी हिमनद, बी ऑप्शन गंगोत्री हिमनद, सी है सतोपंथ, डी है यमुनोत्री। सही जवाब हो जाएगा गंगोत्री हिमनद, जहाँ पर भागीरथी प्लस अलकनंदा दो अलग अलग नदियाँ आकर प्रवाहित होती हुई आती हैं। भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान को गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो उसको फिर गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इधर से दो अलग अलग नदियाँ प्रवाहित होती हुई आती है, भागीरथी नदी, एक है अलकनंदा नदी। जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो उसको मिलाकर गंगा नदी कहा जाता है। फिर आगे यूपी, उत्तराखंड, बिहार की तरफ बहती जाती हैं और इसमें अनेक सहायक नदियाँ सम्मिलित हो जाती हैं, जिसे सोन नदी बिहार से होती है, यमुना हो जाती है, बहुत सारी गंडक, घाघरा, कोसी, बहुत सारी नदियाँ, चंबल नहीं, चंबल तो इसमें यमुना में मिलती है, इस फिर यमुना गंगा में मिल जाती है। इस प्रकार से गंगा नदी प्रवाहित होती हैं भारत में। थैंक यू।